और इसके बाद मैं सीधे ही मेडिकल स्टोर चली गई। मेडिकल में जाने से पहले मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके बाद मैंने जाते ही उनसे चॉकलेट वाला गुब्बारा मांग लिया क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत पसंद थी। मेडिकल वाले भैया ने पहले तो मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद बिना कुछ बोले मुझे बलून दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया के लिए गोलियां भी ले लेती हूं, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे लग रहा था शायद उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उनसे गोलियां भी मांग ली, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे गोली देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा शायद इनके पास नहीं होगी, तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे टैबलेट नहीं दी। अब मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे ऐसे तो टैबलेट नहीं मिलने वाली। फिर मैंने असलम को फ़ोन किया। असलम 12th क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और वह मुंह पर लाइन मारा करता था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने उसे सिर्फ दोस्त तक की सीमित रखा। असलम के बड़े भाई का यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, लेकिन असलम अब खुद कराची चला गया है। असलम को फ़ोन करते ही पहले तो वह मुझे नहीं पहचान, लेकिन बाद में पहचान गया। जब मैंने उनसे टैबलेट के बारे में कहा तो वह एकदम से हैरान हो गया और बोला कि अरे ज़रीना, तुम्हारी शादी कब हो गई? तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वह बात नहीं है, मैं अभी भी कुंवारी ही हूं। तो असलम बोला कि अच्छा, तो फिर किसके लिए गोलियां ले जा रही हो? लगता है आजकल बड़ी बदमाश हो गई हो। पहले तो तुम बातें भी नहीं किया करती थी और अब सीधा काम। असलम बहुत मजाकिया था, तो वह मेरे पूरे मजे ले रहा था। तभी मैंने उसे डांटते हुए कहा कि चलो अब छोड़ो और जल्दी से मुझे टैबलेट दिलवाओ। तो असलम बोला कि तुम हमारे स्टोर पर चली जाओ, मैं भैया को फ़ोन कर दूंगा, तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। जैसे ही मैं असलम की स्टोर पर पहुंची तो वहां पर उनके भैया तो नहीं थे, लेकिन कोई और ही लड़का खड़ा था। तो उसने मुझे जाते ही नाम पूछ लिया कि आपका ही नाम ज़रीना है क्या? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दी और पैसे भी नहीं लिए। काम पूरा होते ही मैं जल्दी से घर आ गई। घर आते आते मुझे 2 बज गए थे। जैसे ही मैं घर आई तो भैया ने अपना सामान पैक कर रखा था तथा घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू जान भी बैंक से आज जल्दी आ गए थे तथा अम्मी भी वहीं थी। ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने जाते ही अम्मी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, भैया कहीं जा रहे हैं क्या? तो अम्मी बोली कि हाँ, तुम्हारे चाचू का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि कल रात को तुम्हारी चाची जान सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसीलिए घर संभालने वाला कोई नहीं है और खेत में भी काम सर पर आ चुका है, इसलिए अब इरफान को घर जाना होगा। यह सुनकर मैं तो पूरी की पूरी ही हिल गई थी, क्योंकि हमने जो प्लानिंग बनाई थी वह तो अब धरी की धरी रहने वाली थी और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरने वाला था। यह सुनकर मैं जल्दी से भैया के कमरे में गई, जहां पर भैया अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने जाते ही उनका सामान बिखेर दिया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। तो भैया बोले कि दीदी देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा भी बहुत मन था आपके यहां रहने का, लेकिन अब अम्मी की हालत खराब हो गई है, इसलिए मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। तभी मैं बोली कि फिर मेरा क्या, मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और देखो आज मैं सामान भी ले आई। अच्छा तुम ऐसा करो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन तभी चाचू का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आते वक्त हो सके तो तुम्हारी ज़रीना दीदी को भी ले आना, मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूँगा। अगर ज़रीना की पढ़ाई नहीं चल रही है तो वह 4-5 दिन घर का काम संभालने में हमारी मदद कर देगी, इसलिए एक बार तुम ज़रीना से पूछ लेना। फ़ोन स्पीकर पर था और चाचू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद मैं सीधा ही बाहर आई और अब्बू को बताया तो उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया और फिर मैं भी भैया के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बू जान हमें रेलवे स्टेशन पर चढ़ा आए। सारे रास्ते भैया सामान से खेलते हुए गए और वह तो ट्रेन में भी दूध पीने की जिद करने लगे, लेकिन पैसेंजर काफी बैठे थे।
हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो गया था। चाचू और चाची दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वो बहुत खुश हुए। चाचा जान ने पहले से है खाना बना रखा था, तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया, फिर नहाकर आपस में बातें की और थमने की वजह से हम जल्दी ही सो गए। चाचा जान और भैया बाहर सोए, मैं चाची के पास ही सो गई। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी तथा चाची जान के पैरों की मसाज भी कर दी। भैया आज भी हमेशा की तरह लेट ही उठे थे। तब तक चाचू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई घर में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी, तभी भैया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भैया बोले कि कैसी हो दीदी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी उन्हें नखरे दिखाते हुए कहा कि आपसे तो कुछ होता नहीं। तभी भैया बोले कि दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, आज शाम को हम खेत चलेंगे और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूं। आपको रुला न दूं तो मेरा नाम बदल देना। तभी मैं बोली कि अब बस भी करो भैया, रहने दो, इतनी भी मत फेंको। लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और अब मैं शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी से खाना बना लिया था तथा चाची जान को खिला दिया। भैया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक चाचा जान भी खेत से आ चुके थे, तो जब तक वह नहा कर आए मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना तथा थोड़ा मेकअप करके परफ्यूम भी लगा लिया और आज मैंने जूड़ा बना लिया ताकि बाल वाल खराब ना हो। इसके बाद दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 5 बजे तक मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाय पी ली और तभी चाचा जान खेत में जाने लगे, क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर ना घुस जाए, इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज भैया ने चाचा को पहले से ही कह दिया कि अब्बू आज मैं और दीदी खेत में जाएंगे, इसी बहाने हम थोड़ा घूम आएंगे। दीदी भी 2-3 दिनों से घर में ही है, तो चाचू मान भी गए। भैया ने बाइक निकाली और हम दोनों खेत चले गए। मैंने पहले से ही गुब्बारा ले लिया था तथा भैया को गोली भी चाय के साथ दे दी थी। खेत जाते ही भैया मुझे अपने गन्नों के खेतों के बीचों बीच ले गए ताकि कोई भी हमें देख ना सके, और वहां पर उन्होंने कुछ गन्नों को काट कर जगह भी साफ कर ली। इसके बाद में वो एक चारपाई भी ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तभी भैया बोले कि दीदी अब जल्दी से झुको, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अगर आज मुझे दवाई नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। इसके बाद मुझे आज भैया ने अपने खेत में ही गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी, लेकिन भैया ने जानबूझकर पिला दिया। आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद चखा। वह सच ही कह रहे थे, मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी, तो मैंने भैया से कह दिया कि बस भैया आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। तभी भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वहीं आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था, तो भैया बोले कि चलो दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बू जान परेशान ना हो। लेकिन सच कहूं तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकी थी। इसके बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर ले जाकर बिठाया। घर जाकर सबसे पहले तो हम नहाए और उसके बाद भैया ने ही खाना बनाया। मैं तो बस रसोई घर में बैठी थी, क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। तभी भैया भी मेरा पूरा मजा ले रहे थे और वह भी बार बार मुझे छेड़ रहे थे कि क्या हुआ दीदी, एक दिन में ही पंचर हो गई। शाम को खाना खाकर मैंने भैया से पेन रिलीफ वाली गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आई। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भटकने दिया था, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे कि चलो दीदी गन्ने के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया मैं घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी खराब किस्मत की चाची जान ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचू और चाची जान ने हमें खूब डांटा तथा भैया को तो मार भी लगा दी।
फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गांव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से यह सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने और चाची चाचू ने आपस में फैसला करके हमारा निकाह करवा दिया, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और हमारे तो निकाह हो भी जाता था तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। खुशी खुशी चाची जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया।